सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स के हवाले से केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन या सुन्नी इत्तेहाद क्या सोच रहा है। आइन कहता है कि अगर असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को इसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वैसे उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि फैसला आज ही हो जाएगा, लेकिन समाअत को अब जुमेरात तक 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अब इस केस से मुतालिक जान लेते हैं जो अभी तक हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ रही है, उससे क्या अखज़ किया जा सकता है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ पैनल पे आज नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं कराची से, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी पेशावर से और शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। जिस तरह से कल भी बड़े अहम रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और रिजर्व सीट्स के हवाले से कहा गया, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मिलना पीटीआई के आज़ाद अरकान का, वो ये समझते हैं कि ये खुदकुशी था। आप समझते हैं कि पीटीआई ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, क्योंकि जजेस की जो ये इस हवाले से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वहाँ से लग रहा है कि टेक्निकली पीटीआई ये जो केस है इसमें वीक दिखाई दे रही है अभी तक। आपको क्या लगता है? देखिए आमना, जो आप गलती की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है जो पीटीआई के अंदर के लोग, मैं प्राइवेटली जब बात करते हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई थी जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर के करीब एक चमकनी जगह है वहाँ पे कराए गए थे और बिला मुकाबला हो चुके। और वो कहते हैं कि हमने माजी में देखा पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, नून हो, सारी जमातें सवाए जमात इस्लामी के ये इस तरह ही करती हैं, तो हमने कहा कि हमने भी ऐसा कर लेते हैं बिला मुकाबला, किसने इतराज़ करना है। लेकिन आपने देखा बाबर नामी आदमी जो पुराने इनके थे वो केस लेके चले गए अदालत में, वहीं से ख़राबी शुरू होगी। ज़ाहिर है ये तो होता रहा है माजी में कि लोग अपने तौर पे चुन लेते हैं लोगों को। अभी आप देख लें क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब को किस तरह चुना गया। सबको पता था, फोरगॉन कंक्लूजन था, कभी पहले कहा गया जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी, वोटिंग होगी, कोई वोटिंग शोटिंग नहीं हुई, उनको बना दिया गया। सवाल यह है कि जब एतराज़ आ जाए तो मसाइल हो जाते हैं। जब आप अदालत में केस लेके चले जाएँ तो पहली गलती तो आमना ये थी कि वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह कराए गए, और फिर ये वो बार बार कहा जा रहा है कि 2-3 साल से उन्हें ये बताया गया था कि आपके पार्टी के इलेक्शन नहीं हुए, इसको कराना चाहिए। खैर चलें, वो तो हुआ। अब अगली बात है ना, वो कानून और आइन की बात आ जाती है। जिस तरह भी आप जिक्र कर रही हैं, चीफ जस्टिस साहब ने जिस अंदाज से बातें की हैं और इस हवाले से मुनीब साहब का डिफरेंट नुक्ता नज़र है। फिर आपने देखा अतर मिनल साहब, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा कभी इस साइड पे आते हैं कभी उस साइड पे आते हैं। ये अलग बात है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा सा उनको डांट भी दिया था। अब दो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। एक तो हमने कहा जा रहा है कि आर्टिकल 51 के जो आइनी और कानूनी तकाज़े हैं वो पीटीआई ने पूरे नहीं किए, नतीजतन इनको ये शायद नशिस्तें नहीं मिल सकती। दूसरा आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि भाई 3 ही तरह के लोग जो है ना वो पार्लियामेंट में आते हैं। एक वो जो सियासी जमात से जिनका ताल्लुक़ होता है, एक वो जो आज़ाद होते हैं, तीसरे जो है मखसूस नशिस्तों वाले और अक़लियत नशिस्तों वाले, चौथी कोई बात नहीं होती। वो चौथी बात इन पे आ रही है कि जिस अंदाज से ये पीटीआई से ये सुन्नी इत्तेहाद बनी और सुन्नी इत्तेहाद के अहमद रज़ा साहब ने भी इलेक्शन अपनी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ा, इलेक्शन आज़ाद लड़ा, तो ये सारी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ जा रही हैं। अब एक बात तो मैं इस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद ये बहरहाल नहीं होना चाहिए कि पीटीआई की सीटें जीती हुई बंदर बांट करके दूसरी पार्टियों को दे दी जाए। अब आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट बात जो अंदर की बात है, हमने इस्लामाबाद में बैठे हुए मैं बता सकता हूँ, आज सारा दिन जो बातें होती रही ना, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि जी 7 लोग जो है ना वो काई साहब के साथ हैं, एक काई साहब का अपना वोट है, ये 8 वोट बन जाते हैं। और कहा जा रहा है कि जी ये नतीजा स्प्लिट डिसीजन होगा, ये फैसला जो आएगा ये 8-7 से भी आ सकता है, 7-5 से भी आ सकता है। तो ये भी अपनी जगह पे चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि जी अब इख्तलाफात तो आमना आप देख लें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। जिस अंदाज से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आखिरी दिनों में 2 जजेस अपॉइंट किए थे, कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, उनको करवा के उन्होंने आपने देखा कि बहुत सारे फैसले अपनी मर्ज़ी के करवाए। चलें वो तो सारे के सारे सियासी लोग होते हैं, बाहर से आते हैं। यहाँ अब एक अरसे से मामला जो अब चल रहा है देख रहे हैं,
आप ऑब्जर्वेशन भी देखती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जब आती हैं, उससे माइंड सेट लोगों को पता चल रहा होता है। तो अपेरेंटली मेरा अपना ख्याल है कि ये शायद जो सीटें जो है ना वो कानूनी सुकम होने की वजह से वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी। अब अगला सवाल यह है कि ये फिर उनको देखना होगा कि भी क्या ये बंदरबांट की जा सकती है। लेकिन साथ ही आर्गूमेंट आखिरी बात ये हमना की जा रही है कि पहले भी माजी में ऐसा हुआ कि आज़ाद अरकान जिन्होंने जीतने के बाद अगर कोई पार्टी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उनकी भी सीटें किसी और पार्टी को दे दी गई, ऐसा भी कहते हुआ है। अब देखना ये है कि जो हम सोच रहे थे कि आज फैसला आ जाएगा, नहीं आया, मामला जुमेरात तक चला गया। जी, ये एक और शाह साहब यहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक का ये सवाल था, उन्होंने कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये केस जीतती है या हारती है, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा। दूसरा उन्होंने कहा कि मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हट कर नहीं दी जा सकती। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स नहीं भी मिलती रिजर्व सीट्स, तो फिर ये जो आज़ाद अरकान है ये किस जानिब जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा और आगे क्या सियासत पे असरात होंगे? जी फातिमा, जी शाह साहब। जी हमने जी अगर आप मुझसे पूछे थी माजरत, एक तो शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं जो सवाल शाम साहब की गुफ्तगू मैं सुन सकता हूं। जी मैं आपको सवाल दोहरा देती हूं। जी जस्टिस आयशा मलिक का ये सवाल है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस हारे या जीते, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। अगर तो ये मामला देखा जाए तो फिर हम क्या इससे अज्यूम करें कि आगे जाके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो आज़ाद अरकान है, अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलते, पीटीआई को नहीं मिलती रिजर्व सीट्स, तो ये किस जानिब जाएंगे, किस जमात की जानिब जाएंगे, और अगर किसी जानिब नहीं जाते तो फिर इनका फ्यूचर क्या होगा, सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए हमने, जहाँ तक मेरी राय है उसके अंदर दो ऑप्शंस है। मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त कोई डिसीजन के ऊपर बात की जाए कि किस तरफ जाएगी, इंटेंशन क्या है। और दूसरा जो अदालत के अंदर आर्गूमेंट्स हैं जजेस के भी और साथ वकला के भी, वो एक तरफ हमेशा इस तरह होता है कि हीटेड आर्गूमेंट्स होते हैं, नजर आता है केस एक तरफ जा रहा है और आखिर में जब फैसला आता है तो फैसला कुछ और होता है। मे भी देखें जजेस की डिसीजंस की बात अपनी जगह पे, और क्योंकि कहते हैं जजेस की बातें नहीं उनके डिसीजंस बोलते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कशंस को एक साइड पे रख देते हैं कि आखिर जजेस क्या करना चाह रहे हैं। बेशक हर जज की अपनी राय होगी, इसमें डिसेंटिंग नोट भी आ सकता है, इसमें किसी के फेवर पे भी आ सकता है। और जैसे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अब तो ओपनली जजेस के ऊपर भी इल्जाम लगा रही हैं कि जनाब कोर्ट डिवाइडेड है, कुछ जजेस एक साइड पे है, कुछ दूसरे साइड पे है। कभी पहले ऐसा होता नहीं रहा, लेकिन अब मेरे ख्याल में पोजीशंस ले रही हैं जमातें भी और इल्जाम लगा रही हैं कि जजेस पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन मैं अगर ऑब्जेक्टिवली इस केस के सेहत के ऊपर बात की जाए तो आप इस वक्त मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर सियासी जो इंतशार है उसको कम से कम थोड़ा बहुत पैसिफाई करने के लिए और उसको समझता हूँ कि जरा सा कूल डाउन करने के लिए अच्छा डिसीजंस करना चाहिए। अब अगर इस चीज को ओवरऑल देखा जाए, अब आपके पास अगर एक जमात है उसने एक सीट ली और आप उसको 7 सीटें मजीद दे रहे हैं तो ये भी मेरे ख्याल में नाजायज है। दूसरा, अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को स्क्रू करी जा रहे हैं या तहरीक इंसाफ को आपने कितना स्क्रू करना है। एक बात को हम बड़ा ऑब्जेक्टिव इस पे क्यों बात नहीं करते कि आप प्री पोल इंजीनियरिंग से लेके पोस्ट पोल फॉर्म 45-47 के अंदर जितनी चीजें, हम सियासी बात नहीं कर रहे, सियासत को एक साइड पे रख के ऑब्जेक्टिव बात करें। सारी दुनिया को विजिबल नजर आ रहा है, जजेस को भी नजर आ रहा है, जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स कंप्रोमाइज थे जिन्होंने ओपनली, तो केपी के अंदर 10 ऐसे केसेस लगे हुए हैं। अगर मुझ जैसा एक ले मैन भी अगर उसको देखे तो एक सेकंड के अंदर डिसीजन हो सकता है कि आया ये केस ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे ख्याल में देखें ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी शायद सवाल उठता है कि उनको डिसीजन ऑब्जेक्टिव करने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन पहले ही कंप्रोमाइज था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और तमाम के तमाम इलेक्शन बार बार हम यही कहते रहे कि जो जीतने वाले हैं वो भी रो रहे हैं, हारने वाले वो भी रो रहे हैं। अब देखें जजेस के सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऑब्जर्वेशन से तो लग रहा है अच्छा एक मौका है, बार बार कहते हैं जी अदालतों की तरफ लोग देख रहे हैं, तो अदालत को एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फैसला करना चाहिए जो इंसाफ पे मबनी हो। पीटीआई, आपने समझते कि जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रही है, उससे ये लग रहा है कि पीटीआई ने कहीं ना कहीं हालात, नो डाउट आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं सख्त हालात थे पीटीआई के लिए, तो उनको देखते हुए उन्होंने भी टेक्निकली ये गलती कर दी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, वो जल्दी में उन्होंने कोई गलती की है, आपको लग रहा है ऐसा, जिसका लग रहा है कि अब जो फैसला है वो कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए मुश्किल फैसला बन जाएगा ये? आप ना मुझसे पूछ रही हैं, तो मैं मेरे ख्याल में समझता हूँ कि बेशक
एक गलतियां नहीं, तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप ने कम से कम मेरे ख्याल में दर्जनों गलतियां की हैं और इसका खमियाजा वो खुद जो है भुगत रहे हैं और उनकी पार्टी भुगत रही है। आप ये देखें तमाम पार्टी इस तरीके से टूटती, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत गिरने और खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब की हुकूमत गिराने या उसको रिजाइन करने की सबसे बड़ी गलती उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद की। दूसरा, बार बार इनको समझाया गया था कि आप अगर एक पॉलिटिकल टॉलरेंस में बात करते हैं, मैं उस बात पे कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। और आज अगर तहरीक इंसाफ वाकई मुश्किल में है तो वो अपनी पार्टी लीडरशिप और दूसरा इन डिसीजन की वजह से, तीसरा इनके यहाँ जो एक डिक्टेटरशिप का निजाम है, आप बात में भी डिस्कस करना चाहिए कि बिल्कुल इमरान खान साहब भी अपनी पार्टी के अंदर डिक्टेटर ही है, क्योंकि उनके अलावा कोई डिसीजन सुनता नहीं है और हर बंदा ये समझता है कि जो डिसीजन वो करेंगे ठीक होंगे। मैं ये आखिरी बात करना चाहूंगा वो ये है कि आज अगर तहरीक इंसाफ मुश्किल में है और इस तमाम तर सियासी बहरान की जिम्मेदार इक्वली, अगर बाकी तमाम क्वार्टर्स हैं लेकिन तहरीक इंसाफ खुद भी इसकी इक्वली जिम्मेदार है और मेरे ख्याल में ये सजा वो इसीलिए खा भी रही है। ठीक है लगारी साहब, ये हेयरिंग देख के सारी ऑब्जर्वेशन 2 दिन से हम भी देख रहे हैं, क्या ऑड्स हैं पीटीआई इस मामले में, किस हद तक आपको लग रहा है कि विनिंग पोजीशन में है या लूजिंग पोजीशन में? बात यह है कि हम अदालत के में जो जज साहिबान के ऑब्जर्वेशंस हैं उन पर हम जाएंगे तो फिर हम नतीजे के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कि जो जज साहिबान के ऑब्जर्वेशंस हैं वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रही हैं और मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र अख्तियार किया। ये एक बात तो सामने है। दूसरी बात यह है कि ये बात भी नज़र आती है और बहुत अफसोस से मैं कह रहा हूँ और मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि पोजीशन अख्तियार नहीं करनी चाहिए। आप पहले कानून को, पहले तो पटिशन देखें और दूसरी बात यह कि आप इनिशियल स्टेज पर देखें कि क्या पटिशन एडमिसिबल है या नहीं है, ये देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि क्या पिटीशन जो है उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, उस तरफ जाएं। और अगर इसको किसी दूसरे नुक्ता नज़र से देखते हैं, अब पटिशनर जो है वो पीटीआई नहीं है, पिटीशनर कोई जमात और नहीं है, पिटीशनर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और वो एक दरख्वास्त गुजार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गई है और अगर वो केस लड़ेगी पीटीआई का तो मेरे ख्याल में उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसको अपना ही केस लड़ना है तो केस कैसे लड़ेगी अपना। और इन्होंने जो गलती की थी कि पहले जमात इस्लामी से कहा गया और हमारे दोस्त ये खबरें दे रहे थे, हमें यहाँ बैठकर बताया जा रहा था कि जमात इस्लामी में जा रहे हैं, फिर कहा कि नहीं वो महाजतुल मुस्लिमीन में जा रहे हैं, फिर कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जा रहे हैं, फिर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में किसी और जमात में जा रहे हैं, वफाक में किसी और जमात में जा रहे हैं, पंजाब में किसी और जमात में जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, ये एक नहीं था, ये गलती नहीं थी, इसको ब्लंडर कहेंगे और हिमालयन ब्लंडर थे बाद दफ़ा तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की अपनी पोजीशन क्या है कि उनके एक उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं वो अपनी पार्टी टिकट पर कामयाब नहीं हुए हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें और दे दी जाएँ, जो सीटों की उन्होंने बाकायदा लिस्ट जमा नहीं कराई थी इलेक्शन से पहले, जिस तरह बाकी जमातों ने जमा कराती हैं। हमारे पास सामने वो मुश्तहर भी हो गई थी, इश्तिहार भी हो गया था उनका, उनकी खबरें भी आ गई थी। उसके बाद अगर ये ब्लंडर करना था, जाना ही था, वो रह जाते। पहली बात तो है कि पीटीआई में रह जाते और आज़ाद के तौर पर कहते कि जनाब जाकर पीटीआई का फार्म भर देते और कहते जनाब हम तो उस जमात के तहत आए हैं, उसी जमात के तहत आज़ाद इलेक्शन लड़ा, फिर अपनी जमात में शामिल हो रहे हैं जी। और फिर उस हैसियत में आप सुप्रीम कोर्ट में जाते कि जनाब आप हमारी सीटें दी जाएँ, इसलिए कि हम तो पीटीआई के हैं और पीटीआई के तहत हमने इलेक्शन लड़ा था, हमें नहीं लड़ने दिया गया, हमारा इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, हम आज़ाद लड़े हैं लेकिन हम तो पीटीआई का हिस्सा हैं, वो भी नहीं हुआ, वो पोजीशन नहीं दी गई। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में चले गए। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जाने के बाद जो फौरी तौर पर काम हो सकता था, जो इनके तमाम मसाइल हल कर सकता था, मेरे ख्याल में अब वो पोजीशन नहीं रही है, लेकिन उस वक्त हो सकता था। वो ये होता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। लगारी साहब, ये जो लिस्टों की आप बात कर रहे हैं लगारी साहब, ये कल भी बात हुई है जो आप बात कर रहे हैं, आज भी बात हुई है, बार बार कहा गया कि जी क्या वजह है कि आपने मखसूस लिस्टों की लिस्ट जो है ना इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं भेजी। जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि जब ये इत्तेहाद हो गया और इन्होंने कहा कि जनाब हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हो गए, होगी थी ना गलती ये, और जिसको अब वो भी चीफ जस्टिस ने कहा खुदकुशी हो गई, भाई उसका हल मौजूद था, वो हल आराम से ये उस वक्त कर सकते थे, अब शायद ना कर सकेंगे। वो ये था कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का मर्जर हो जाता और ऐलान कर देते जनाब हम एक ही जमात बन गए हैं,
अब बताइए हमारी सीटें, और हम पीटीआई बन गए हैं या हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गए, कोई एक जमात बन गए, अब हम इस बुनियाद पर हमें जो है वो आप मखसूस सीटें दे दें और निश्चित दे दें। वो कहीं और हैं, कहीं वहदतुल मुस्लिमीन है, कहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, कहीं पीटीआई हैं, ऐसे में कौन वो करेगा? आम अल्फाज के गोरख धंधे में और जज साहबान की पोजीशन में वो फिर हम कहाँ जाकर भटकते फिरेंगे कि जनाब कौन सी सीट किसको देनी है। चले जुल्फिकार साहब की जानिब चलते हैं। जुल्फिकार साहब, क्या फैसला देख रहे हैं अगर जुमेरात को आता है, किस जानिब आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है? देखें, फैसले पर तो शायद हम कोई कंक्लूजन हम ड्रा ना कर सकें, लेकिन अपनी दानिश के मुताबिक जो चीज़ें आपके फैसल सिद्दीकी, सलमान अकरम राजा, जो ये अदालत में शायद इस तरह सेटिस्फाई कर भी नहीं सके अदालत को। आप अगर उसकी प्रोसीडिंग्स देखें जो अखबारात में आज छपी हुई हैं, जो आज वाली जो हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आई हैं, अभी तक वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, बल्कि सलमान से वो आपके जो सिद्दीकी, फैसल सिद्दीकी ने तो इस चीज़ को माना कि हाँ गलतियाँ हुई हैं। अब जब गलतियाँ हुई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की है लगारी साहब ने कि जब एक फहरिस्त जो सुन्नी इत्तेहाद का हेड है, जो उसका सरबराह है, जो पार्टी का हेड है, वो भी उन आज़ाद अरकान में से वो फहरिस्तों में शामिल हो जाता है जो बैरिस्टर गौर जिसको जो है वो जारी करते हैं, और फिर सब मिल के फिर उन सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं। अब यही सारी बातें थी। और फिर दूसरा एक और नुक्ता जो है, उन्होंने कहा कि जी आपने फहरिस्तें नहीं जमा कराई, बोला जमा कराई थी लेकिन लेट जमा कराई थी, तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किल होगी, और अब नुक्ता कहीं नहीं निकल रहा। अगर आप देखें, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर आप ये देखें कि इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुझे याद पड़ रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने शायद ये पूछा कि आपकी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो आपकी तो कोई ख़वातीन और आपका वो मेंबर बन ही नहीं सकता, उससे पूछा फैसल सिद्दीकी से, गैर मुस्लिम। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो ख़वातीन पर कोई शर्त नहीं है, अलबत्ता गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। अब आप ये देखें, आप क्लेम कर रहे हैं कि हमें आप सीटें जो है दे दें, और माइनॉरिटी का मेंबर आपकी गुंजाइश ही नहीं है, मंशूर में है ही नहीं कि आप उसको माइनॉरिटी को, नॉन मुस्लिम को अपना मेंबर बनाएं, तो फिर कहाँ से, मतलब ये देखें। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर सियासी कोई मसालत पसंदी की बुनियाद पर कोई फैसले नहीं है कि आप उनको इस दफ़ा हालात का तकाजा ये है कि उनको सीटें दे दी जाएं, और उनको वो तो आपकी पार्टी चीख रही है इसी पर, लेकिन आपने वो बार बार तमाम जजेस इस बात पर बज़िद हैं और कह भी रहे हैं, बज़िद क्या है बल्कि उन्होंने यही देखना है कि हमने आइन को देखना है, कानून को देखना है। अब इस तमाम उस पर अगर आप उसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, अलबत्ता एक और नई बहस ज़रूर छिड़ जाएगी कि फिर ये मिलेंगे किसको, ये सीटें किस तरह बांट दी जाएं, क्या वो छोड़ दी जाएं, उसको आप असेंबली को इनकम्प्लीट रहने दिया जाए, अगर असेंबली इनकम्प्लीट रहती हैं तो फिर सेनेट के इलेक्शन पे उसके असरात पड़ते हैं, सूबाई असेंबली पर पड़ता है, तो काफ़ी उसमें होगा। ये उसको मेरे ख्याल में तय करना पड़ेगा कि इसको या वंस फॉर ऑल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिस तरह से ऑपरेशन हम अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं उस पर डिस्कशन का आगाज़ करें। वेलकम बैक नाजरीन। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन के सख्त रद्दअमल के बाद अब हुकूमत ने इस हवाले से सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज ये कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में डिस्कशन भी होगी और अपोजिशन की तशवीश भी इस हवाले से दूर की जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया में वाज़ेह कहा गया है कि बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा कि जिसमें आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत हो। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक करना है। दूसरी जानिब आज हम ये देख रहे हैं कि वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने
इस ऑपरेशन की हिमायत करने का फैसला किया, ये खबर भी सामने आ रही है। साथ ही साथ पीटीआई के हवाले से हम आपको बता दें कि 26 जून को पेशावर में इस हवाले से एक कौमी जिरगा करवाने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें करारदाद पेश की जाएगी इस ऑपरेशन के हवाले से। तो अब ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। हमारा सवाल जनाब ये है कि क्या ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होने जा रहा है, एक तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और साथ ही साथ अगर ये ऑपरेशन होता है तो क्या, जिस तरह से मुल्क में एक बात की जा रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो आ जाएगी मुल्क में, ये उसका सबब बन सकता है या नहीं बन सकता? लगारी साहब से आगाज़ करते हैं। लगारी साहब कैसे देख रहे हैं? देखें, आज की वजाहतों से हमें बहुत कुछ समझना है कि हुकूमत ने अपने 2 कदम पीछे हटा लिए हैं। पहली बात यह कि उन्होंने कहा है कि ये बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं है, ये पहले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उन कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरक किया जाएगा इंटेलिजेंस बुनियादों। तो इससे किसी ने नहीं रोक रखा है हुकूमत को या उन इदारों को जो ऑपरेशन कर रहे हैं कि जनाब अपने इसको ऑपरेशन को सुस्त करें, कम करें, न करें, इसलिए कि कार्रवाइयाँ तो पहले से जारी हैं। आपको अगर इंटेलिजेंस से इतला मिलती है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है या दहशतगर्द मौजूद हैं तो आप ऑपरेशन करें और जाकर उनका सफाया कर दें। तो इससे किसी ने नहीं रोक रखा है, ना इस पर कोई एतराज़ करेगा। अगर इसका नाम ऑपरेशन नहीं है तो फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, ये फिर क्या नई चीज़ के नाम से आप क्यों इसको ये एक नया ब्रांड लाए हैं? और वो ये है कि अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक नया पूरे का पूरा ऑपरेशन को लॉन्च करने का भी ये भी हुकूमत ने कहा है, बल्कि आज काबीना ने मंजूरी दी है। ये जो कहा गया था कि जनाब काबीना को और पार्लियामेंट में इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा, ये वज़ीर दिफा ने कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है। काबीना तो हो गई, इसलिए काबीना ने तो इसकी मंजूरी दे दी है और वो उसका हिस्सा बन गई है और उसने मान लिया है कि जनाब आप जो है वो अज़्म इस्तेहकाम को आप जारी करें। और लेकिन पार्लियामेंट में अगर ये मामला आता है तो पार्लियामेंट में आकर इस पर बहस होगी। अब बहस इन कैमरा होगी या पूरे सेशन के दौरान होगी, कैमरे के सामने होगी और हम भी देख रहे होंगे, ये सारी की सारी बहस जो है उसकी पोजीशन का हमें नहीं मालूम है कि वज़ीर दिफा क्या कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इत्तफाक राय कैसे पैदा किया जाएगा। अच्छा, इत्तफाक राय का मतलब ये नहीं है कि उसकी हिमायत हासिल की जाएगी। इत्तफाक राय का मतलब होता है कंसेंसस का मतलब होता है कि तमाम लोग एक पेज पर आ जाएं। क्या इससे कंसेंसस पैदा करने का मतलब ये है? क्या वज़ीर दिफा ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई भी इसका हिस्सा होगी? पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया है। क्या पीटीआई इसका हिस्सा होगी? जेयूआई इसका हिस्सा होगी? और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी उसका हिस्सा होगी? एएनपी इसका हिस्सा होगी? इत्तफाक राय का मतलब है कि तमाम सियासी जमातें इसकी ओनरशिप लेंगी। तो अगर ऐसा है, तमाम सियासी जमातों को आप इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बुलाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, और पार्लियामेंट में बुलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन होगा कि इससे अपोजिशन की तशवीश जो है वो आप दूर करने का अगर फैसला कर चुके हैं तो मेरे ख्याल में ये जो भी उसका नाम दिया जाए उसको जारी रखा जाएगा। लेकिन जाहिर है कि इंटरनेशनल आपके ऊपर एक सूरत हाल ऐसी है कि आपके पास एक बहुत बड़ी जो इनिशिएटिव्स हैं वो चीन की तरफ से आएंगे, जो आपके यहाँ नया फेज़ शुरू करने जा रहे हैं CPEC का, और CPEC को ही मुख्तलिफ और से ख़तरा है। और वो जो प्रॉक्सीज़ हैं जो यहाँ पर दहशतगर्दी करती हैं वो किसी न किसी ताकत की, किसी न किसी क़ुव्वत की, किसी न किसी इंटरेस्ट की, किसी न किसी सतह पर जो भी कोई इंटरनेशनल है या नेशनल यहाँ पर है, पता नहीं कहाँ पर है, जहाँ पर भी है, पड़ोस में है, आस में है, पास में है, ऊपर है, नीचे है, कहीं दूर है, 7 समंदर पार है या करीब है, तो वो कोई ऐसा होगा ना जिसकी ये प्रॉक्सी के तौर पर ये मिलिटेंसी हो रही होगी। ये जैसे कल ज़ाहिर शाह साहब बता रहे थे कि जनाब दाइश को यहाँ लाया गया और लोगों को यहाँ लाया गया है, तो एक तो ये है कि जहाँ लाया गया उनको भी बाखबर रहना चाहिए, उनके यहाँ रिट मौजूद है, वो अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क में अपनी रिट कायम करें। लेकिन अगर ये दहशतगर्दी जारी रहेगी तो वो भी अपनी रिट कायम नहीं कर सकेंगे। और जो तो दरवाजे बंद पड़े हैं सेंट्रल एशिया के खुशहाली के लिए, वो दरवाजे बंद रहेंगे और फिर उसके बाद खुशहाली एक ख्वाब बन जाएगी खुद हमारे लिए भी और सेंट्रल एशिया के लिए भी, साउथ एशिया के लिए, और मसाइल जो है मिडिल ईस्ट की तरफ भी जाएंगे। जुल्फ़िकार साहब की जानिब चलती हूँ। जुल्फ़िकार साहब, ये मियाँ इफ्तिखार साहब ANP से इनका ताल्लुक है, जिस तरह से हम JUI की जानिब से भी इस पे कंसर्न्स देख रहे हैं, PTI की जानिब से कंसर्न्स देख रहे हैं, यहीं पे ANP ने भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। वो कह रहे हैं ऐसे ऑपरेशंस KP और अगर नेशनल एक्शन प्लान की बात है तो सिर्फ बलूचिस्तान तक ही क्यों महदूद किए जाते हैं? पंजाब में
रिसेंटली मरीम नवाज साहिबा ने दफ़ा 144 का नफाज किया कुछ दिन के लिए, और ये कहा कि जी दहशतगर्दी का खतरा है। तो अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो पंजाब में क्यों नहीं ये इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते? क्या उनका ये शिकवा या उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात आप समझते हैं ठीक है किसी हद तक? देखिए, वो तो कॉन्फ्रेंस जमाते हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और इससे मेरे ख्याल में वो इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। क्या उनकी पार्टियों के कई रहनुमाओं को शहीद नहीं किया गया? क्या उनको वो टारगेट नहीं बने, उसका निशाना नहीं बने? क्या मुस्लिम लीग के टॉप की लीडरशिप पंजाब में कोई निशाना बनी है? क्या पीपल्स पार्टी की सिंध में कोई निशाना? बेनज़ीर भुट्टो पिंडी में ज़रूर निशाना बनी, लेकिन कराची में भी उन पर अटैक हुआ। जिस तरीके से अंदरून सिंध में, तो ये बलूचिस्तान में वाक़यात भी हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी वाक़यात हो रहे हैं। अलबत्ता मेरे ख्याल में ये उनकी बात सही है कि ये शायद गवर्नमेंट ने शायद उसको मिसरीड किया। गवर्नमेंट ने जब ये प्लान बनाया उसको शायद उन्होंने ये रखा कि 2 सूबों तक ज़रूर ये कह देते कि वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये पूरे पाकिस्तान में इसका वो होगा, ये ऑपरेशन हमने सिर्फ एक इलाके तक या कुछ तक नहीं रखा। ये शायद मेरे ख्याल उनको शायद अभी एहसास होगा ये हमने गलती की है कि वो टारगेट हम पूरे पाकिस्तान का कहना चाहिए था। हाँ, अलबत्ता कल भी हमने कंसर्न ज़रूर जो है, जिनके जो कंसर्न है वो ज़रूर गवर्नमेंट को करने चाहिए। कल तक गवर्नमेंट को शायद नहीं पता था, परसों तक जब तक उस पर एपेक्स कमेटी में जो कुछ हुआ उस वक्त तक शायद उनको नहीं पता था कितना रिएक्शन शदीद आएगा। अब सिर्फ बात पीटीआई की नहीं है, पीटीआई के अलावा दूसरी जमातें भी इस तरह के कंसर्न शो कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, हमने कल कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, अब वो जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो शायद बैंड वैगन से गिर गए हैं या बैंड वैगन पे चढ़ नहीं सके और अपना कोई हिस्सा कोई थोड़ा बहुत मांग रहे हैं, या वो इस वक्त एग्रीव्ड हैं, वो ज़रूर इस वक्त हुकूमत के हाथ मरोड़ेंगे, आर्म ट्विस्टिंग करेंगे और ज़रूर परेशान करेंगे। परेशान तो उनको करना चाहिए किसी और को, लेकिन वो सामने हुकूमत है, हुकूमत को ज़रूर परेशान करेंगे। और यही वजह है कि एक तरफ आप देखें कि पीटीआई उनका वज़ीर आला जाता है और वहाँ पर अपनी बात करता है, अप्रूवल भी दे देता है, सब कुछ दे देता है। उसके बाद फिर जब जाकर अपने पार्टी के चीफ से मुलाकात करता है, जब उसको पता चल जाता है उसकी गोशमाली होती है, तो फिर वो बाहर आके लोगों को कहता है मैंने तो सिर्फ आज़म इस्तेकाम की बात सुनी थी, ऑपरेशन की बात नहीं सुनी। भाई किसको बच्चा आप बना रहे हैं? मेरे ख्याल में ये इस वक्त पीटीआई को पता चला है कि ज़रा आप आम बेहतर, और इस वक्त यही मौका है कि आप पर जितना प्रेशर बढ़ा उस प्रेशर को डिफ्यूज़ करने के लिए, उस प्रेशर की सेफ्टी वाल को से प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए यही मौका है कि आप कुछ दो। क्योंकि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सारा वो याद दिलाऊं, डीजी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा हमारे पास हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करना है तो आप हुकूमत से करें। ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये कहा कि बार बार आपने दरवाज़ा खटखटाया, हम आपके साथ नहीं, आपने करना है उसके साथ करें और 9 मई का जो है उसको फेस करें। थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो यही मौका है, शायद उसके जवाब में ये मौका उनके हाथ में आ गया पीटीआई का कि वो ज़रा थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग करें और थोड़ा सा अपना प्रेशर बढ़ाएं। ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है, बाकी हमारे जो करें उनका भी इस हवाले से राय लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं। शाह साहब, ये पीटीआई जो कौमी जरगा करवाने जा रही है 26 जून को, इसका क्या फ़ायदा होगा? और दूसरी चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी की तो सपोर्ट आ गई है, इवेंचुअली को पेज पर आना पड़ेगा। ये जो एक कहा जा रहा है नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और दूसरा ये भी एड्रेस कर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं इसका दायरा कार वसी करना चाहिए, मुल्क भर में होना चाहिए? देखिए आमना, कल भी हम बात कर रहे थे और बड़ी दिलचस्प बात थी कि जो बात हमने प्रोग्राम में की रात को 11 साढ़े 11 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक प्रेस रिलीज इशू हुई कि जनाब ये ऑपरेशन जो है ये लिमिटेड पाटा और केपी के हवाले से नहीं है, ये पूरे मुल्क के अंदर है, ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, इसके अंदर टारगेटेड ऑपरेशन होगा, इसके अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। प्रेस रिलीज आप देखें, जो बात हम कर रहे थे अपने 7 बजे के प्रोग्राम में, कल वो बात रात को 11 बजे हुकूमत कह रही थी। तो हम जैसे
कम इल्म लोग अगर वो इस बात को समझते हैं कि ये आप क्या करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं। लेकिन एक जो बदकिस्मती है, मैं लाइटर नोट पे नहीं सीरियसली कहूँगा, कि अगर लिया, सियालकोट, चीचावतनी और जो नारोवाल के इंटेलेक्चुअल बैठ के डिसीजंस करेंगे फाटा और केपी और मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, तो यही हाल होगा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इस चीज़ को मिस हैंडल किया है। एपेक्स कमेटी के अंदर मेरी खुद वज़ीर आला से बात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल इस ऑपरेशन के हवाले से बात हुई थी, लेकिन इसके खदोखाल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। अब वज़ीर आला साहब झूठ बोल रहे हैं या एपेक्स कमेटी के बाद जो स्टेटमेंट इशू उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं गई। दूसरी मुझे ये बताएं, नया क्या है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ऑलरेडी ज़रबे अज के तहत जो है वो हो रहा है, तमाम मुल्क के अंदर हो रहा है। जहाँ जहाँ आपको इत्तला मिलती है, टारगेटेड ऑपरेशन होता है, एक्टिव ऑपरेशन होता है। कबायली इलाकों के अंदर कोई इंगेजमेंट होती है, हमला होता है, तो उसका रिस्पांस दिया जाता है। बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, इवन गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो है वो यूज होते हैं, इवन ड्रोन्स से जो है वो दहशतगर्दों को टारगेट किया जाता है जो अनएक्सेसिबल एरिया है। तो नया क्या है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शायद इस ऑपरेशन का नाम बदल के या इसको कंटिन्यू करने के लिए जो नाम दिए गए वो शायद कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि देखें, बार बार मैं कल भी कह रहा था कि कबायली इलाकों के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर आपके पास कोई ऐसे नो गो एरियाज नहीं है जहाँ पे आप जाके एक बड़ी फौज लेके जाएंगे या टैंक मोबिलाइज करेंगे या पूरे बटालियन मूव करेंगे। अगर वहाँ पे जो जंग हो रही है वो है आपकी वहाँ हिट एंड रन वाली वॉर है, आपके खिलाफ एक गोरिल्ला वारफेयर हो रही है जो कि अक्रॉस द बॉर्डर मोबिलाइज हो रही है, जिसके लोकल फैक्टर्स हैं, जिसके इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। लोकल फैक्टर्स में बेशक आपकी टीटीपी है या जो लोकल एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज वाले ग्रुप्स हैं वो हुकूमत के खिलाफ चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान के अंदर शायद इस्लामी निज़ाम लाएंगे और वो एक तालिबान टाइप हुकूमत जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमीर अल मोमिनीन ने बनाई है वो भी बनाएंगे। एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा आपका एक्सटर्नल फैक्टर में आपके देखें ISK है, आपके अंदर ETI है, आपके जो है वो दूसरे ऐसे फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दों को। और अब तो अमेरिकन थिंक टैंक ने खुद बताया कि जनाब कोलिशन ट्रूप्स ने हेलीकॉप्टर्स में एयर लिफ्ट किया है ISK के मिलिटेंट्स को जो अफगानिस्तान, सदर्न अफगानिस्तान अलोंग द बॉर्डर उन्होंने जाके डाला है। उनका रीजन क्या है? क्या वो तालिबान पे चेक रखना चाहते हैं या पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं? ये बड़ा अहम है, मुझे जरा बात करने दीजिएगा। दूसरा देखिए, चाइना इस वक्त अभी जो चाइनीज डेलीगेशन है उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि BRI उनके लिए लाइफ लाइन है। अब BRI को टारगेट करने वाले क्या पाकिस्तानी तो नहीं है, वो लोग हैं जो कि उन ताकतों के कहने के ऊपर ये तमाम चीजें कर रहे हैं जो कि चाइना मुखालिफ एक्टिविटीज। और वो कौन लोग हैं? वो बिल्कुल विजिबल है। देखिए, एक चीज हमने बड़े वाजे करनी होगी, जो नब्रास्का यूनिवर्सिटी का रेडिकलाइजेशन प्लान था वो तो तमाम मुल्क के अंदर आपने 30-40 साल तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। प्रॉक्सी वार हुई, वॉर ऑन टेरर हुई, आपने पाकिस्तानी मदरसों को रेडिकलाइज किया। क्या उसके बाद हमारी कौम ने कुछ सीखा? हमारे थिंक टैंक ने कुछ सीखा? आपने डी रेडिकलाइजेशन की। आप अज़्म इस्तेकाम करना चाहते हैं तो आप फाटा के अंदर जाएं, आप केपी के अंदर जाएं, बलूचिस्तान के अंदर जाएं। हजारों स्कूल बगैर छतों के हैं, हजारों स्कूल बगैर दीवारों के हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो आप क्या टैंक से तो मेरे ख्याल में इस्तेकाम नहीं आएगा। तो आखिरी बात है, आपने बड़ा रियलिस्टिकली सोचना है। आप फाटा की बात करते हैं, केपी की बात करते हैं। बेशक अगर तहरीक इंसाफ सियासत करना चाहती है, जाहिर बात है कि केपी उसका स्ट्रांग होल्ड है। मैं ये समझता हूँ इस ऊपर किसी किस्म की सियासत की एक बार फिर जरूरत नहीं है। ना ये ऑपरेशन उस किस्म का मासिव ऑपरेशन है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या ख्वाजा आसिफ साहब जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। बिल्कुल वाजे मेरे ख्याल नेशनल इलेक्शन प्लान, अगर उस वक्त नेशनल इलेक्शन प्लान के 21 नुकात पे अमल होता तो आज आपको ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना पेश आना पड़ता। और तीसरा, आपने इंपॉर्टेंट ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराना है कि आप पैसे लेके आ रहे हैं, UAE पैसे लेके आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया लेके आ रहे हैं, और अगर चाइना लेके आ रहे हैं तो आप उनको सिक्योरिटी देंगे। और सिक्योरिटी के लिए आपको इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को भी ऑन बोर्ड लेना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ऑपरेशन करने से ये मामला बहुत मुश्किल है कि हल होगा। ठीक है, अगेन वही जो सिचुएशन आपकी लॉ एंड ऑर्डर की और इकोनॉमी की, एहतशाम साहब, वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उठा के देख लें, मूडीज़ बार बार खबरदार करता रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रही कि सियासी इस्तेकाम लेकर आना है। आप समझते हैं कि इस ऑपरेशन से कोई सियासी इस्तेकाम आएगा, कुछ बेहतरी आएगी सूरत हाल से, या इससे मज़ीद झगड़ा बढ़ेगा? देखिए, हम ना इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और माशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो हमारी बढ़ती आबादी जो 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है उसके मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि माशी तरक्की के लिए ये गैर यकीनी की सूरत हाल का ख़त्म होना, अदम इस्तेकाम का ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है। और इस सारे मामले में आमना एक बात माननी पड़ेगी कि दहशत गर्दी की जो लहर है खासी अरसे से दोबारा आई हुई है। ये देखें, ये बात माननी पड़ेगी कि ये, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक बड़ी क्रूर रियलिटी
एक बड़ी बदनुमा किस्म की हकीकत है कि इस वक्त जो दहशत गर्दी है वो मुतकाज़ी है कि गैर मामूली इक़दाम लिए जाएँ, क्योंकि ये आपकी, मेरी और मुल्क के हर आदमी के लिए बका का मसला बन गया कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। देखिए, इसके लिए जो जुमे की मीटिंग होती है, मादक के साथ मुनाफिकाना रवैये हमारे हैं, वहाँ पे सब लोगों ने बाशमूल PTI ने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को, जो उनकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक्सटर्नल विंग के हेड हैं, उनको यकीन दहानी कराई थी कि CPEC हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी, हम सारे साथ खड़े हैं। उसके बाद ये अगले दिन, हफ्ते वाले दिन मीटिंग होती है एपेक्स कमेटी की, वहाँ पे जिस तरह बार बार आता है चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं, बाहर आकर कुछ कहते हैं। देखिए, ये अब असल मसला जो है ना, ये सियासी बदगुमानी आमना। देखिए, दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए, सारी दुनिया में ख़त्म होगी दहशत गर्दी, पाकिस्तान अकेला रह गया। एक चीज़ मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये तो कंटिन्यूशन है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि जी ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड सारे ऑपरेशन होंगे। असल बात यह है ना, इस दफ़ा जो पहली मरतबा हो रही है आमना, इसकी एक डायमेंशन है सफारतकारी की। ये डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरीके से मामले को आके उठाया है चाइना ने, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा फेज़ होना है इसका, अपना क्या कहते हैं, 2/3 होना है 30 तारीख को, वहाँ पे इस बार की ताकतें और चाइनीज़ जो है ना वो इस मसले को उठाएंगे और फोर्स करेंगे इसको, अपना तालिबान हुकूमत को, कि यार आपके मुल्क से जो दहशतगर्दी फैली, आप लिख के दिया हुआ है कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए हमसायों को लिए इस्तेमाल नहीं होगी। देखें ना, उनसे शिकायत तो कम या ज़्यादा ईरान की भी हैं, सेंट्रल एशिया के लोगों की भी हैं, रशिया की हैं, चाइना की हैं, पाकिस्तान की हैं। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे ये फोरम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकड़े तरीके से मामले को लेके जाएगा। पाकिस्तान में तो पॉइंट्स करेंगे। अभी ये माजरत के साथ PTI जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जनरल बाजवा कौम का बाप था, और वो उसको कहा जाता था कि जी आप 100 दफ़ा भी चाहें तो हम आपको सारी उम्र के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। आज का आर्मी चीफ सब गलत है, इसलिए कि अपनी मर्जी की बातें नहीं हो रही। मसला ये है कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया गया। तो ये दहशत गर्दी आपका, मेरा, पूरे मुल्क का मसला है। इसके लिए हमें एक कंसेंसस के साथ स्टैंड लेके आगे जाना होगा। ठीक है जी, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। मैं तमाम जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि प्रोग्राम का वक्त है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।